रोहिणी जी की बातें सुनकर डिम्पल चुप रही, लेकिन पीछे से मिस्टर चौहान की आवाज आई। रोहिणी, तुम्हारे बेटे ने शादी की है इस लड़की से। तुम्हारे मानने या ना मानने से रिश्ता तो नहीं बदल जाएगा ना। घर में खुशियों का माहौल है। अपनी नई बहू के घर प्रवेश की सारी तैयारियां करो। और हाँ, आइंदा से मैं ये वर्ष दोबारा से सुनना नहीं चाहता हूँ। इसके डैड और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है उसमें इसकी क्या गलती है। लेकिन लेकिन बेकिन कुछ नहीं। विक्रम ने कोई गलती नहीं की है, बल्कि बहुत ही अच्छा फैसला लिया है आज शादी करके। विक्रम अपने डैड की बातों से बिल्कुल हैरान रह गया था। उसके डैड ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि वो तो डिम्पल को इस घर की बहू मान चुके थे। परी और घर के सारे लोग गृह प्रवेश की रस्में कराने लगी, लेकिन विक्रम को यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो खींचते हुए, मम, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। परी कहती है, भाई इतनी जल्दी भी क्या है। आपने तो एक तीर से दो निशाना मार दिया। एक तो मिलने की बेताबी थी, और आप दोनों इतनी जल्दी शादी कर लेंगे, सोचा नहीं था। वैसे डिम्पल, सॉरी। भाभी, एक बात पूछूं, कहीं आपको मेरे भैया से लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं हो गया। डिम्पल परी को देखकर अपने मन में बोली, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मनहूस दिन है, और इस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। रोहिणी जी परी की तरफ देखते हुए बोली, डिम्पल को कमरे में ले जाओ। और विक्रम, मुझे तुमसे जरूरी बात कहनी है। अभी तुम मेरे साथ चलो। परी डिम्पल को कमरे की तरफ ले जाने लगी। रोहिणी जी विक्रम का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आईं और गुस्से में तिलमिलाए हुए बोली, पूजा को गुजरे कुछ महीने भी नहीं हुए, ऐसी भी क्या जल्दी थी विक्रम। तूने डिम्पल से शादी कर ली। तू जानता भी है वो लड़की किसी भी एंगल से इस खानदान की बहू बनने लायक नहीं है। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन डिम्पल तो आपको इतनी पसंद थी मॉम, फिर ऐसा क्या हो गया। डिम्पल मुझे तब तक पसंद थी जब तक वो हमारी बराबरी की थी, अब नहीं है। लेकिन तुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि तू तो सच में अपनी पत्नी को भुला बैठा है। इस डिम्पल को देखकर इतना ही प्यार करता था अपनी पूजा और अपने होने वाले बच्चे से। विक्रम मुट्ठी कसते हुए कहा, कुछ नहीं भूला हूँ मैं मॉम, सब याद है मुझे। इस लड़की ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी पूजा और मेरा बच्चा दोनों को मार डाला इसने। मैंने इससे शादी की है ताकि इससे बदला ले सकूं। ये लड़की मेरी वाइफ जरूर है, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए। उसके बाद मैं इसे खुद अपनी जिंदगी से बेदखल कर दूंगा। रोहिणी जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो अपने बेटे से बोली, इस लड़की ने इतना सब कुछ किया, लेकिन इसे अरेस्ट करवाने के बजाय तुम इसे घर में क्यों ले आए। सजा की हकदार है, इसे सजा मैं दूंगा। मॉम, इसकी जिंदगी को नरक बनाकर यह 4 दीवारी में रहेगी। ना ये किसी से मिल पाएगी और ना ही कहीं जा सकती है। इतना कहकर विक्रम वहां से चला गया। डिम्पल कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। तभी विक्रम के आने की आहट सुनाई देती है। वो घबराकर एक कोने में खड़े होकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। विक्रम कमरे के अंदर आते ही अंदर से दरवाजे को लॉक कर देता है और डिम्पल को देखते हुए कहा, तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो। भूल रही हो क्या आज क्या है। डिम्पल अपने दोनों हाथों को जोड़कर विनती करते हुए बोली, मिस्टर चौहान, क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा। आप मुझे सजा देना चाहते हैं ना, तो ठीक है, मैं उफ तक नहीं करूँगी। मुझे हासिल करना चाहते हैं, मेरी आबरू पर अपना हक जताना चाहते हैं, गुस्से में आकर मेरे जिस्मों को नोचना चाहते हैं ना आप, तो ठीक है, सौंपती हूँ मैं खुद को। बुझा लीजिए अपनी प्यास, कर दीजिए मुझे बेआबरू। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता है। स्वागरात मनाना चाहते हैं आप, मैं तैयार हूँ। इतना कहकर डिम्पल अपने दुपट्टे को हटा देती है और विक्रम के बिल्कुल सामने आ गई। वो अपने कुर्ते को उतारकर विक्रम से कहती है, कीजिए मुझ पर अत्याचार, निकाल लीजिए अपनी भड़ास। इससे ज्यादा और कर भी क्या सकते हैं। मैं कमजोर नहीं हूँ मिस्टर चौहान, आपका हर जुल्म बर्दाश्त कर लूंगी।
लेकिन बात मेरे मॉम डैड पर आएगी तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। विक्रम डिम्पल के बालों को पकड़कर उसे बेड पर पटक देता है और गुस्से में कहता है, तुम्हारी ये अकड़ अब तक वैसी की वैसी है। तुम्हारी सजा मैं तुम्हारे माँ बाप को दूंगा। छीन लूंगा मैं तुमसे सब कुछ। जो भी चीज़ तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें चैन से जीने दूंगा। डिम्पल रोने लगी थी। विक्रम अपनी पत्नी पूजा की तस्वीर को टेबल पर रखकर बेड पर लेट गया। डिम्पल सिसकियाँ लेकर रोई जा रही थी। वो अपनी फैमिली को याद कर रही थी, लेकिन दूसरे ही पल में उसे वो सारी बातें याद आ गईं जो उसके पापा ने उससे कहा था। वो रोते हुए मन में कह रही थी, अगर मेरे कर्मों की सज़ा मुझे ऐसे मिलनी थी तो मंजूर है मुझे। शायद यही मेरी किस्मत है और मुझे स्वीकार है। सुबह हो गई थी। डिम्पल नीचे फर्श पर ही बेड पर सिर टिकाए हुए सोई हुई थी। विक्रम की आंख खुली तो वो जैसे ही बेड से उतरने की कोशिश करता है, उसे डिम्पल को देखकर गुस्सा आ गया और अपने मन में सोचते हुए कहा, घोड़े बेचकर सो रही है, मेरा सब कुछ छीनकर ऐसे कैसे ये सो सकती है। विक्रम बिना डिम्पल को बिना जगाए बाथरूम में चला गया था। तभी डिम्पल का मोबाइल अचानक से बजने लगा। वो अधखुली आंखों से मोबाइल रिसीव करती है। कॉल अंजलि का था। वो कॉल रिसीव करते हुए बोली, हेलो। हेलो डिम्पल, कहाँ हो तुम? तुम्हारे पापा को कल शाम को ही पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। डिम्पल को झटका सा लगा। वो घबराते हुए बोली, अंजलि, डैड को पुलिस अरेस्ट करके क्यों ले गई है? मेरे डैड के साथ इतना सब कुछ हो गया और किसी ने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया। अंजलि डिम्पल की बातों को सुनकर कहती है, तुम उनसे मिलने क्यों नहीं चली जाती हो? तुम्हारे डैड तुमसे नाराज हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि इस मुश्किल समय में उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। उनकी बेटी उनके साथ रहेगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। मैं अपने डैड से मिलने जा रही हूँ। अंजलि बाय बोलकर कॉल कट करती है। डिम्पल विक्रम को इधर उधर देखने के बाद कमरे से जैसे ही बाहर जाने लगी, पीछे से विक्रम की कड़क आवाज आती है, अपने डैड से मिलने जाना चाहती हो? डिम्पल के कदम रुक गए थे। वो मुड़कर देखती है तो विक्रम बहुत गुस्से में था। विक्रम को गुस्से में देखकर डिम्पल थोड़ी सी भी नहीं डरी, बल्कि वो उसके पास आकर बोली, मुझे अपने डैड से मिलने जाना है। पुलिस ने उन्हें क्यों अरेस्ट किया है? अपने बाप की इतनी फिक्र हो रही है तुम्हें, लेकिन जानना नहीं चाहती हो क्या बीवी, किसने करवाया है तुम्हारे इनोसेंट डैड को अरेस्ट? विक्रम डिम्पल के चेहरे पर अपनी अंगुलियों को फेरते हुए कहा। डिम्पल उसे हैरानी से देखते हुए बोली, तुमने किया है ना ये सब? यस, मैंने किया है। देखना चाहती हो पुलिस तुम्हारे बाप के साथ क्या कर रही है? तुम्हें लाइव वीडियो दिखाता हूँ। तुम्हें तिल तिल तड़फाना चाहता हूँ, जैसे हर दिन हर पल तड़पता हूँ अपनी पूजा और अपने बच्चे के लिए, वैसे ही तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। अगर चोट तुम्हें पहुँचाता तो तुम बर्दाश्त कर लेती, लेकिन यही चोट तुम्हारी फैमिली के हर मेंबर को पहुँचाना है मुझे। बहुत पछताओगे तुम एक दिन। मैंने गलती की है, उसके लिए तुम मुझे सारी उम्र टॉर्चर करो, मैं बर्दाश्त कर लूँगी। नाम के लिए तुमने मुझसे शादी की, ताकि दुनिया को दिखा सको कि मिस्टर चौहान अब अपनी पहली पत्नी की यादों से बाहर निकल चुके हैं। अब उन्होंने नई शुरुआत की है। लेकिन तुम्हारे ऐसा करने पर सब कुछ वापस से ठीक तो नहीं हो जाएगा ना? मेरे डैड को छोड़ दो। मेरी फैमिली ने कुछ नहीं बिगाड़ा है तुम्हारा। अगर तुम्हें मुझे चोट पहुंचाने से खुशी मिलती है तो मनाओ खुशी। विक्रम अनसुना करके डिम्पल के गालों को सहलाते हुए फिर उसकी गर्दन पर बाइट करने लगा। वो उसकी गर्दन पर अपने दांत चुभाए जा रहा था। डिम्पल दर्द से करा उठी और एक झटके में विक्रम को धक्का देकर खुद से अलग कर झल्लाते हुए बोली, यही है तुम्हारी मर्दानगी? तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती है ये सब करते हुए। विक्रम, मेरा रास्ता छोड़ो, वरना मैं क्या करूँगी तुम सोच भी नहीं सकते हो। मैं खुद को जान से मार डालूंगी और सारा ब्लेम तुम पर आ जाएगा। धमकी दे रही हो?
मेरी बातों को धमकी समझने की भूल मत करना। इतना कहकर डिम्पल फ्रूट कट करने वाले नाइफ को टेबल से उठा लेती है और खुद को चोट पहुंचाने के लिए वो अपने हाथ पर लगाती ही है कि विक्रम उसके पास आकर कहा, तुम्हारी इन बेवकूफ़ियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मरना चाहती हो ना? ठीक है, ऐसे क्यों मरोगी? मैं तुम्हें बताता हूँ खुद को नाइफ कैसे चलाते हैं। इतना कहकर विक्रम ने डिम्पल को जबरदस्ती अपनी ओर खींच लिया। दोनों एक साथ बेड पर धड़ाम से गिर गए। विक्रम जबरदस्ती डिम्पल के हाथ से नाइफ छीन लेता है और उसके दोनों हाथों को मजबूती से पकड़कर वो डिम्पल के ऊपर लेटकर उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। डिम्पल छटपटा रही थी। वो खुद को छुड़ाने की लाख कोशिशें कर रही थी, लेकिन विक्रम तो गुस्से में था ही, साथ ही अपनी पत्नी पूजा को खोने के बाद वो और भी ज्यादा गुस्सैल स्वभाव का हो गया था। विक्रम डिम्पल को अपने और करीब करके उसे दर्द दे रहा था। डिम्पल की आंखों में आंसू थे। विक्रम को महसूस हुआ कि डिम्पल रो रही है। वो उसे छोड़ देता है और उसके ऊपर से उठते हुए कहा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे दिन और रात सिर्फ मेरे होंगे। तुम रो लो, खुद को चोट पहुंचा लो, लेकिन मेरा दिल पिघलने वाला नहीं है। जो जख्म तुमने मुझे दिए हैं वो तब तक ताज़ा रहेंगे जब तक मैं तुमसे एक एक बदला नहीं ले लेता। जान के बदले जान और बच्चे के बदले तुम्हें मेरे बच्चे की माँ बनना ही पड़ेगा। तैयार हो जाओ मिसेस चौहान, अपनी जिंदगी को हेल बनाने के लिए। और अभी तो यह शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। विक्रम अपनी शर्ट को ठीक करता है और कमरे से बाहर निकल गया। डिम्पल गुस्से में बेड से उठती है और अपने सामने रखे हुए कांच पर गुलदस्ते को दे मारती है, जिससे कांच चकनाचूर हो गया। विक्रम पलट कर देखता है और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें गुस्सा भी आता है? अब तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। इस बदले में तुम्हारे बाप को जलील होते हुए देखना चाहता हूँ। तुम्हारी फैमिली को सड़क पर लाने की मैंने कसम खाई है। जेल में बंद डिम्पल के डैड अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस कर रहे थे। इतने सालों तक आज से पहले किसी ने उन पर उंगली तक नहीं उठाई थी। अपने इज्जत से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं था, लेकिन इस आत्मग्लानि में कि उन्हें जेल में बंद किया गया है, वो भी उनकी एक छोटी सी भूल पर इतनी बड़ी सजा मिल रही है। उन्हें अपनी बेटी डिम्पल की याद भी आ रही थी। वो जानते थे कि उन्हें फंसाने की चाल किसी और की नहीं बल्कि विक्रम की है। और अब तो डिम्पल की भी चिंता हो रही थी। वो सोच ही रहे थे कि तभी एक हवलदार उनके सामने आकर बोला, तुमसे मिलने कोई आया है। मिस्टर सिंघानिया जैसे ही देखते हैं तो वहाँ विक्रम था। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। वो अपने कदम बढ़ाते हुए उनके पास आया और मुस्कुराते हुए कहा, तो कैसा लग रहा है मेरे इनोसेंट फादर इन लॉ? वैसे ये जेल इतना बुरा भी नहीं है। यहाँ आपका खास ख्याल रखने के लिए मैंने बोल दिया है। शर्म आ रही थी मुझे तुम्हें देखकर और थूकने को भी दिल कर रहा है। तुम जैसा घटिया इंसान को पहचानने में मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन याद रखना विक्रम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और मेरी बातों को धमकी मत समझना। मिस्टर सिंघानिया की बातें सुनकर विक्रम हंसने लगा और जाने लगा। मिस्टर सिंघानिया अपने मन में बोले, जिस दिन मैं इन सलाखों से बाहर आया उस दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। विक्रम, मैं अपनी बेटी को नरक में रहने नहीं दूंगा। डिम्पल कमरे में बंद थी। तभी रोहिणी जी दरवाजे के लॉक को खोलकर वो डिम्पल के पास आती हैं और उसके गाल को पकड़कर बोलती हैं, तुम्हारा रोना धोना हो गया हो तो अपना हुलिया ठीक करो और तैयार हो जाओ। इस घर की बहू तो बनकर आ गई, लेकिन हमें तो सारी रस्में निभानी ही होंगी। ये कपड़े और ज्वेलरी है, तैयार हो जाना। कुछ देर में परी तुम्हारे पास आ रही है। और हाँ, कुछ गेस्ट भी आ रहे हैं परी को देखने के लिए, इसलिए कोई तमाशा मत करना। डिम्पल अपने आंसू पोंछकर बोली, आप तो विक्रम की माँ है ना? मेरी भी माँ के समान है ना? आप मुझे बताइए माँ, अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे माफ़ी नहीं मिलती है क्या? जब अनजाने में कोई गलती हो जाए
और पश्चाताप हो, फिर भी उसे इतनी बड़ी सजा कैसे मिल सकती है? मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या गलती करने पर सिर्फ सजा मिलती है, माफी नहीं मिल सकती है? डिम्पल की बातें सुनकर रोहड़ी जी को उस पर दया आ गई, लेकिन वो डिम्पल को बिना देखे हुए बोली, मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोलने की और समझाने की कोशिश कर रही हो डिम्पल, लेकिन विक्रम के दिल में खासकर तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं है, और ना ही उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है। तुमने उसके प्यार को उससे अलग कर दिया है। मेरा विक्रम ऐसा नहीं था डिम्पल, वो तो सबसे कितना प्यार करता था, लेकिन अब उसके दिल में इतनी नफरत भर गई है कि वो सारी उम्र तुमसे नफरत करेगा, और इसकी वजह भी तुम ही हो। उसे ऐसा बनाने वाली सिर्फ तुम हो। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, सिवाय तुम्हें ऐसी हालत में देखने के बजाय। तुम इन सब से कैसे बचोगी, ये तुम्हें अच्छे से पता होगा, और ये सब तभी सही होगा जब उसके दिल में कोई बदलाव आएगा। उसका दिल फिर से धड़केगा, वो जब मुस्कुराने लगेगा। डिम्पल, तुम्हें क्या करना है ये तुम जानो। अपना टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ विक्रम के आने से पहले। रोहिणी जी कमरे से बाहर चली गईं, और डिम्पल उन कपड़ों और ज्वेलरी को देखने लगी और खुद की किस्मत को कोसते हुए बोली, शायद यही मेरे नसीब में लिखा है। डिम्पल अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछकर बाथरूम में आती है और शावर का नल खोलकर खुद को भिगोने लगी। साथ में उसकी आंखें भी भीग रही थीं। उसकी आंखों से गिर रहे एक एक आंसू उसे दर्द का एहसास करा रहे थे कि उसे इतनी बड़ी गलती की सजा कैसे मिल सकती है। डिम्पल बाथरूम से बाहर आती है और साड़ी पहनने लगी। वो कोशिश करते हुए किसी भी तरह से साड़ी पहनकर मिरर के सामने बैठकर खुद का श्रृंगार करने ही वाली होती है कि इतने में परी वहां आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, वाह भाभी, आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इरादा क्या है आपका? अपनी अदाओं से मेरे भाई को घायल करके ही रहोगी? वैसे जिसकी इतनी खूबसूरत वाइफ हो, उस हस्बैंड की तो बात ही कुछ और होती है ना। काश मुझे भी ऐसा कोई मिले और हमारी भी जोड़ी बिल्कुल आप दोनों की जैसी हो, और हमारा प्यार भी। डिम्पल परी के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए बोली, भगवान करे तुम्हारा जो हमसफर हो वो तुमसे प्यार करे और तुम्हारा सम्मान करे, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। भाभी, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ है आपको? आपने मेरे मुंह पर अपना हाथ रखा। आप मुझे ठीक नहीं लग रही हैं। मैं आपकी दोस्त जैसी हूँ, बताइए ना क्या बात है। कोई बात नहीं है परी, वो बैंगल्स और सिंदूर दे देना मुझे। परी को खटकने लगा कि डिम्पल जरूर कुछ छुपा रही है। डिम्पल अपने हाथ में बैंगल्स पहनकर मांग में सिंदूर भरने लगी। वो पूरी तरह से तैयार होकर मिरर के सामने ही बैठी रही। परी अपनी आंखों से काजल निकालकर डिम्पल को लगाते हुए बोली, आज आपको सब लोग देखेंगे तो नजर लग ही जाएगी। मेरी खुशियों को तो पहले ही नजर लग चुकी है, डिम्पल धीरे से कहती है। तो परी उसकी तरफ देखते हुए फिर से बोली, भाभी, आप कुछ बोल रही हैं क्या? नहीं तो। ठीक है, तो फिर नीचे चलें। मामी, नानी और मॉम के साथ साथ मामी की सारी फ्रेंड्स आपके आने का इंतजार कर रही हैं। डिम्पल खुद को पूरी तरह से हिम्मत देकर परी के साथ जाने लगी। नीचे का माहौल ही कुछ और था। डेकोरेशन ऐसा किया गया था जैसे यहाँ कोई शादी हो। एक से बढ़कर एक वीआईपी लोग, बिजनेसमैन की वाइफ, सारे लोगों के बीच डिम्पल आ रही थी। तभी सुमित्रा जी बोली, बहू की मुंह दिखाने की रस्म शुरू करो। सिया, आज हमारी चांद सी बहू का मुखड़ा सब देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्यों नहीं माँ, आज इसके लिए तो मैंने सारी तैयारी की है। आओ बहू रानी, हम सब कब से तुम्हारे आने की राह देख रहे थे। माँ, आप देख लीजिए पहले, बाकी सारे लोग बाद में देखेंगे। सुमित्रा जी घूंघट उठाकर डिम्पल का चेहरा देखती हैं और उसके हाथ में सोने से जड़े हुए कंगन देते हुए बोली, मेरे इस हीरे सी बहू के लिए सोने के कंगन भी कुछ नहीं है। सदा सुहागन रहो बेटा। सिया परी से कहती है, नानी को रूम में लेकर जाओ, इनका आराम करने का टाइम हो गया है। जी मम।
परी अपनी नानी के साथ रूम में चली गई। उन दोनों के जाते ही सिया जी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। वो डिम्पल के पास आकर उसका दुपट्टा हटाकर जमीन पर फेंकते हुए बोली, बस बहुत हो गया ये नाटक। अब तो यहाँ वही होगा जो हम चाहते हैं। और हाँ, आप सभी गेस्ट के लिए हमने एक से एक चीज पेश करने के लिए कहा है। और ये घर की बहू नहीं है, बल्कि इसे खरीद कर लाया है मेरे बेटे विक्रम ने। और खरीदी हुई चीज को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। डिम्पल अपने दुपट्टे की तरफ देखकर वो रोहिणी जी को देखने लगी, लेकिन रोहिणी जी चुपचाप सी खड़ी होकर उसे देख रही थी, जैसे उनकी आंखें कह रही हों कि ये सब उनका ही किया धरा हो। सिया जी डिम्पल के हाथ कसकर पकड़ते हुए उसे सोफे पर से उठाकर उसके हाथ में जूस और ड्रिंक से भरी ट्रे को पकड़ाते हुए बोली, तुझे क्या लगा महारानी, हम तुम्हारे लिए मुंह दिखाई की रस्म करेंगे? जिनका कोई स्टेटस ही नहीं है, जो हमारे स्टैंडर्ड की ही नहीं है, उसकी हमारे सामने कोई इज्जत नहीं होती है। और ना ही उसकी कोई औकात की वो हमारे सामने बैठे। आखिर तुम्हारे साथ यह सब होना ही था। अब ये सारे गेस्ट को सर्व करो। सिया जी की बातों को सुनकर डिम्पल के बहुत ठेस पहुंची। वो फूट फूट कर रोने लगी। जिस लड़की ने आज तक किसी के लिए खाना नहीं सर्व किया था, उसने आज से पहले किसी की इतनी बातें नहीं सुनी थी। आज वो ऐसी कड़वी बातें सुनकर भी बर्दाश्त कर रही थी। आंखों से बह रहे आंसू उसके सारे दर्द को बयान कर रही थी। वो सारे गेस्ट से पूछकर उन्हें ड्रिंक सर्व करने लगी। और जब ट्रे से सारा गिलास खाली हो जाता है तो सिया जी उससे जबरदस्ती ड्रिंक को गिलास में डलवाती हैं। सारे गेस्ट के साथ साथ सिया जी और रोहिणी जी को भी डिम्पल की ऐसी हालत में देखकर बहुत खुशी हो रही थी। कुछ देर बाद सारे गेस्ट जाने लगे। डिम्पल जैसे अपने कमरे में जाने लगी तो सिया जी चिल्लाते हुए बोली, कहाँ चली महारानी, ये सब साफ कौन करेगा? वैसे भी इस घर में तुम्हारी औकात एक नौकर की है, तो नौकरों वाले काम भी तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे। बहुत आराम कर लिया, अब जाकर काम करो। रोहिणी जी मुंह फेरकर अपने कमरे में चली गईं। डिम्पल जैसे ही पोंछा लगाने लगी, सिया जी उसके हाथ पर अपने पैरों को चढ़ाकर पार होते हुए चली गईं। डिम्पल की आह निकल गई। वो अपने साथ हुई चीजों को याद करते हुए रोते हुए बोली, कैसे बर्दाश्त करूं ये सब कुछ? जीते जी मर रही हूं मैं यहाँ। कोई नहीं है मेरे तकलीफ को समझने वाला, और ना ही मुझे समझने वाला। किससे शिकायत करूं? जिसके भरोसे इस घर में आई थी, उसी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मैं अपने पापा से भी नहीं मिल सकती हूँ और ना यहाँ से भाग सकती हूँ, सिवाय रोने के। इतनी मजबूर कैसे हो गई मैं, इतनी बेबस कि मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे साथ और क्या क्या होने वाला है। क्या यही मेरी मंजिल है? आखिर मेरी जिंदगी कौन से मोड़ पर आकर रुकेगी? यहाँ मेरा दर्द समझने वाला कोई नहीं है। जिस विक्रम से मैं मिली थी, वो तो कोई और ही था। नहीं जानती थी कि मेरी खुशियां सिर्फ चंद लम्हों के लिए थी। एक गलती कर नाम को क्या से क्या बना देती हैं। घर में पोछा लगाने के बाद डिम्पल कमरे में आई और फर्श पर बैठकर वो रोते हुए अपने काजल को पोंछने लगी। फिर होठों पर लगाई हुई लिपस्टिक को, अपने हाथों की चूड़ियों को फर्श पर ही फेंक दिया और गले में पहना हुआ हार भी खोलकर फेंक देती है और फूट फूट कर रोने लगी। विक्रम घर पहुंच गया था और किसी को न देखकर वो स्विमिंग पूल के पास आया और अपने कपड़े उतारकर पानी में उतर आया और पूजा की यादों में खोए हुए वो सिगरेट का कस लगाने लगा। कुछ देर तक स्विमिंग करने के बाद वो सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए अपनी खुली बॉडी को टॉवल से लपेटकर अपने कमरे में आया और डिम्पल को रोते हुए देखकर वो उसके पास आकर बोला, फिर से तुम्हारा तमाशा शुरू हो गया। कितनी बड़ी नौटंकी हो तुम। ऐसे रोने धोने से मुझसे तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छूटने वाला है। तुम तो बुलबुल हो, जिसे पिंजरे में कैद करके रखा है मैंने। पता है अभी कहाँ से आ रहा हूँ मैं? तेरे बाप से मिलकर। गुस्से में पागल हो गया है तुम्हारा बाप। उसकी सारी इज्जत चली गई है। हर जगह उसकी जगहसाई हो रही है। उसने मुझे धमकी दी है, विक्रम सिंह चौहान को,
डिम्पल, जो कि सिर झुकाए हुए रो रही थी, वो अचानक से अपनी जगह से उठकर विक्रम के सामने आकर अपने दुपट्टे को नीचे जमीन पर फेंकते हुए बोली, क्यों तिल तिल कर मार रहे हो मुझे? आखिर गलती मुझसे हुई है ना, तो फिर सजा की हकदार सिर्फ मैं हूँ। अगर गलती की है तो प्रायश्चित करने का भी मौका नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मुझे इन सब से छुटकारा चाहिए। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। इतना कहकर वो विक्रम के बिल्कुल पास आ गई। विक्रम भी उसे ऐसी हालत में देखकर शॉक्ड रह गया। आज डिम्पल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से टूट चुकी हो, अब बर्दाश्त की सारी हदें पार हो गई हों। लेकिन इन सब के बाद भी विक्रम की आंखों में गुस्सा और नफरत था। वो कुछ कहता उससे पहले ही डिम्पल रोते हुए बोली, कान खोलकर सुन लो विक्रम सिंह चौहान, मैंने तुम्हारी बीवी को जानबूझकर नहीं मारा। उस रात मैं नशे में जरूर थी, लेकिन तुम्हारी बीवी की भी हालत ठीक नहीं थी। वो कार ड्राइव तो कर रही थी, लेकिन रॉन्ग साइड में। अगर आज मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? मेरे साथ जितना बुरा सलूक करना है मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे परिवार वाले निर्दोष हैं। उन्हें ऐसी तकलीफ तो मत दो। उन्हें तो कुछ भी नहीं पता है। मेरी जान ले लो या फिर मैं खुद अपनी जान ले लूंगी। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, और तुमसे भी ज़्यादा खुद से। तुम्हें तो यही सब चाहिए ना, कि मुझे ऐसे तड़पते हुए देखकर खुशी मिलती है ना तुम्हें? विक्रम सिंह चौहान, मैं डरकर पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, और ना ही तुम्हारे सामने झुकूंगी। तो मेरे साथ जो कुछ भी करो मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर मेरे डैड या फिर मेरे किसी भी फैमिली मेंबर में से किसी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। डिम्पल की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रोते रोते अचानक से बेहोश हो गई। वो नीचे फर्श पर गिरने ही वाली होती है कि विक्रम उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही थीं और वो बेहोशी की हालत में बुदबुदाते हुए बोली, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। मैंने तुम्हारी बीवी और बच्चे को नहीं मारा है। वो पहले से ही, इतना कहकर डिम्पल बेहोश हो चुकी थी। विक्रम उसके गाल को पकड़ते हुए कहा, हे डिम्पल, डिम्पल तुम सुन रही हो? क्या हुआ तुम्हें? ये बेहोश हो गई है या फिर कुछ और हुआ है इसे? चेहरे में खोसा गया हो अपने मन में आए विचारों को सोचते हुए कहा, दिखने में कितनी मासूम हो तुम, लेकिन तुम्हारी गलती को मैं कभी माफ नहीं कर सकता हूँ। तुमने मुझसे मेरी दुनिया ही छीन ली, तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हें देखकर नफरत होती है मुझे। क्यों डिम्पल, क्यों? क्या बिगाड़ा था मेरी पूजा ने तुम्हारा, मेरे बच्चे ने? क्यों छीन ली तुमने मुझसे मेरी खुशियाँ? विक्रम उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले आया और पानी का गिलास लेकर उसके मुंह पर डाल देता है, जिससे डिम्पल को होश आ गया। लेकिन विक्रम उसे घूरते हुए कहा, इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। इतना कहकर विक्रम अपने रूम से बाहर निकल गया, और डिम्पल आंखें खोलकर बस उसे जाते हुए देख रही थी। विक्रम एक खाली कमरे में आया और लाइट के स्विच ऑन किए। वहां उसकी और पूजा की ढेर सारी तस्वीरें लगी हुई थी। विक्रम अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने खड़े होकर अपने बीते दिनों को याद करके कहता है, मोहब्बत अगर रूठ जाए तो जिंदगी कहाँ आबाद रहती है। तुमने मुझे न जाने कितने सारे सपने दिखाए। प्यार की भाषा उसे सिखा गई, जिसके दिल में अब प्यार नहीं बल्कि नफरत ने जगह ले ली है। तुम्हारा विक्रम बहुत बदल गया है पूजा। उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत है। तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए मैं और कितनी हद तक जाऊं पूजा? मैं डिम्पल की सारी खुशियों को छीन लूंगा। वो रोती है तो मुझे उसमें तुम्हारी झलक दिखाई देती है। तुम्हारी मासूमियत उसके चेहरे में दिखाई देती है। तुम्हारी यादों के सहारे जीने की वजह ढूंढ रहा हूँ। नहीं जानता था तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर चली जाओगी। विक्रम अपने हाथ में पूजा की तस्वीर लिए हुए उसे सीने से लगाए हुए बेड पर लेट गया था, लेकिन कोई था जिसे आंखों में विक्रम के लिए नहीं बल्कि पूजा के लिए नफरत थी। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि पूजा की कोई याद भी विक्रम के सामने हो या फिर उसके ख्यालों में हो।
कहीं भी रहने नहीं देना चाहता था। डिम्पल अभी भी दरवाजे की तरफ देखे जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसे देख रहा हो। डिम्पल बेड से उठ खड़ी हुई और दरवाजे के पास आई, तो वहां कोई नहीं था। वो कुछ आगे बढ़ी तो एक खाली अंधेरे कमरे के पास आई। उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। डिम्पल खुद से बुदबुदाते हुए बोली, ये कमरा खुला हुआ क्यों है? यहाँ कोई है क्या? इतने अंधेरे कमरे में कौन हो सकता है? डिम्पल जैसे ही उस कमरे से जाने लगी, उसे किसी की आवाज आई। वो डरते हुए बोली, कौन है यहाँ पर? विक्रम, तुम हो यहाँ पर? मैं जानती हूँ तुम ही हो यहाँ। डिम्पल को वो आवाज फिर से सुनाई देती है। वो डरकर उस अंधेरे कमरे में लाइट के स्विच को ढूंढने लगी, लेकिन उसका पैर किसी भारी चीज से जा टकराया और वो धड़ाम से किसी के ऊपर आ गिरी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।